कैल्शियम जो है हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो हमें विटामिन डी जनरेट करना पड़ेगा, हमें कहना पड़ेगा कि भाई जल्दी जल्दी प्रोड्यूस करें। या फिर फॉस्फेट, फॉस्फेट कम हो जाए तो वो भी इसी तरह करता है, लेकिन कैल्शियम डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं कर सकता किडनी को, जो मैंने आपको बताया था मेन रेगुलेटरी एंजाइम है। अब आप देखें कि किस तरह, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये वी नीड कैल्शियम, वी नीड विटामिन डी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इसके अलावा इनकी डेफिशिएंसी भी बताऊंगा कि क्या ओस्टियोआर्थराइटिस और रिकेट्स हो जाती है बच्चों में, रिकेट्स बोव लेग, उसकी साइन एंड सिम्टम्स हैं। ये मैंने आपको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया है। इसमें एक स्पेशल जो पार्ट है प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल, जो कि मैंने आपको बताया था कि सबसे मेन रेगुलेटरी एंजाइम है। अब फॉस्फेट अगर बॉडी में कम हो गया ना तो उसने क्या करना है, उसने चले जाना है किडनी के पास, डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देना है, उसे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, जाएगा किडनी के पास और सीधा जाके स्टिमुलेट करवा देगा। नेफ्रॉन को कहेगा प्रोक्सिमल कन्वर्टिव ट्यूब्यूल में फलाना एंजाइम पड़ा हुआ है 1 हाइड्रोक्सिलेज, और उसे फ़ौरन स्टिमुलेट करेगा कि भाई D3 बनाओ और जल्दी जल्दी कैल्शियम और फॉस्फेट हम दोनों को एब्जॉर्ब होने दो GIT से, या फिर अगर नहीं है तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होगी। अच्छा, लेकिन कैल्शियम का ये रोल नहीं है, कैल्शियम का ये सिस्टम नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके किडनी को स्टिमुलेट कर सके। तो कैल्शियम क्या होता है, जब कैल्शियम कम होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। पैराथायरॉयड हार्मोन जल्दी जल्दी जाता है किडनी के पास और जाके उसे कहता है कि भाई जल्दी जल्दी 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बनाएं ताकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब किया जाए। सो कैल्शियम कभी भी डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं कर सकता। इन द प्रेजेंस ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन हमारा कैल्शियम की क्वांटिटी अगर लो हो जाए तो पैराथायरॉयड हार्मोन ही इसे स्टिमुलेट करवाता है इनडायरेक्टली तौर पे कैल्शियम को। ये मैं आपको ड्रा करके भी बता देता हूँ। ये कैल्शियम है, इसकी क्वांटिटी लो हुई तो पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट हो गया। पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट हुआ तो इसने क्या किया, इसने पैराथायरॉयड हार्मोन्स ने 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को स्टिमुलेट कर दिया, जो कि मेन रेगुलेटरी है। यही कैल्सीट्राइयोल इसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, मतलब कैल्सीट्राइयोल भी कह सकते हैं, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल भी कह सकते हैं इन्हें। अच्छा, इंक्रीज बाय कैल्शियम स्टिमुलेशन, ये नेफ्रॉन है। अच्छा, ये पैराथायरॉयड हार्मोन और विटामिन डी, इनका भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर बॉडी में हम इंजेक्ट कर दें पैराथायरॉयड हार्मोन डायरेक्टली तो ये कैल्शियम तो बढ़ा देगा, लेकिन कैल्शियम जो है ना ये फॉस्फेट को कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा कि किडनी के पास एक्सक्रीशन के वक्त सब कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता, कैल्शियम और फॉस्फेट जाएगा ना दोनों, तो पैराथायरॉयड हार्मोन बहुत तेज़ है, सिर्फ कैल्शियम को ही एब्जॉर्ब करवाएगा और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो ये इसका साइड इफ़ेक्ट है कि डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं कि ये पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम को ही एब्जॉर्ब करवाता है किडनी में, अगर एक्सक्रीशन के वक्त कैल्शियम भी और फॉस्फेट दोनों लॉस हो रहे हों, फॉस्फेट को नहीं करवाता। तो इसका कोई ख़ास रोल नहीं इंजेक्शन में, क्योंकि हमें पता है कि कैल्शियम और फॉस्फेट इकट्ठा ही बोन में एब्जॉर्ब हो सकता है, विदाउट फॉस्फेट कैल्शियम कुछ भी नहीं है। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका कि किस तरह सनलाइट से कोलीकैल्सिफेरॉल आया, कोलीकैल्सिफेरॉल से 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बना, 25 एंजाइम ने हाइड्रोक्सिलेशन की, फिर 1 हाइड्रोक्सिलेज ने हाइड्रोक्सिलेशन की कार्बन नंबर 1 पे, फिर 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल बन गया, कैल बाइंडिंग जनरेट होगी तो कैल्शियम और फॉस्फेट बन गया। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए तो क्या होता है, एक तो इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, दूसरा बोन में ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। ये देखें, इसकी कैल्शियम की अमाउंट कम हुई तो ये स्टिमुलेट कर देगा पैराथायरॉयड हार्मोन को कि वो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन बढ़ा दे, ठीक है। या फिर इसका ये होता है कि
वहाँ से मैकेनिज़्म सारे तेज़ हो जाते हैं। लाइक इंटेस्टाइन में कैलबाइंडिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि 125 डाईहाइड्रोक्सीकोली कैल्सीफेरॉल बन रहा है ना। पैराथायरॉयड हार्मोन ने जब स्टिमुलेट कर दिया किडनी को कि 1 हाइड्रोक्सिलेज बनाए, तो फिर वो 125 डाईहाइड्रोक्सीकोली कैल्सीफेरॉल को बनने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। तो जब वो नहीं रुकेगा तो कैलबाइंडिन भी नहीं रुकेगा, तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी सब कुछ बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने से कैल्शियम की अमाउंट भी ब्लड में बढ़ जाएगी। और दूसरा, किडनी में विटामिन डी क्या करता है कि किडनी में जब एक्सक्रीशन हो रही होती है तो पैराथायरॉयड हार्मोन वाला काम नहीं करता। ये क्या करता है, ये किडनी में जाके जब विटामिन डी की एक्सेस अमाउंट हो जाए एक्टिव फॉर्म में, तो ये क्या करता है कि किडनी में कैल्शियम जा रहा है, फॉस्फेट जा रहा है, तो अकेले कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं करवाने देगा, साथ फॉस्फेट को भी एब्जॉर्ब करवाएगा। पैराथायरॉयड हार्मोन तो इस तरह करता है ना कि कैल्शियम को ही सिर्फ एब्जॉर्ब करवाता है, लेकिन विटामिन डी ऐसा नहीं है। इसलिए डायरेक्टली इंजेक्शन इसी के लगाए जाते हैं, क्योंकि दोनों को एब्जॉर्ब किया जाए और दोनों ही बोन में डिपॉजिट हो सकें अगर इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो चुकी है, और ये दोनों ही बाहर रिमूव होंगे हमारे ब्लड से। और दोनों ही मतलब बोन अगर तो कहीं से भी नहीं मिल रहा ना हमें, तो हमारी जो बोन है वो वीक हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि अगर हम विटामिन डी एक्सेस अमाउंट में नहीं ले रहे, तो जो बोन है वहीं से ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी होगी, वहीं से कैल्शियम टूटेगा, फॉस्फेट टूटेगा, दोनों बाहर रिमूव होंगे। क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए किसी भी हालत में, तो वो बोन में जो जो पड़ा हुआ है वो भी निकालना शुरू कर देगी। और इसका मैं सेकंड जो पार्ट है वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, उसकी क्लिनिकल सब कुछ। थैंक यू सो मच।